हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, वन डे वन टॉपिक सीरीज, और उसमें आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली एंड व्हाट आर द मेन कंडीशंस जिस वजह से मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये मैनेजमेंट में पिछली बार आया है इससे रिलेटेड, और कॉमर्स में तो हर साल आता ही रहा है, और इस बार जो पेपर हुए थे उसमें भी हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ मोनोपोली क्या होता है, देन हम इसके बाद समझेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, कितने तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मोनोपोली में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और कौन कौन से इससे रिलेटेड ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली मार्केट हम किस चीज को कहेंगे, कौन से तरीके के मार्केट में हम ये कहेंगे कि वहां पे मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है। देखिए, मोनोपोली मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिला के बना है ना मोनोपोली। मोनो मतलब होता है हमारा सिंगल, मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, सिंगल सेलर होता है, एक ही इंसान होता है जो हमारा प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, जहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ये हमने पुरानी क्लास में भी समझा था। सब्स्टिट्यूट माने होता है कि इसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया, ऐसी फर्म जो भी प्रोडक्ट बेच रही है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे होंगे उससे रिलेटेड कोई और वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा होगा, मतलब उससे मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट सेम नहीं बिक रहा होगा मार्केट के अंदर। तो मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का एक ही बेचने वाला इंसान होगा जहां पे उससे रिलेटेड कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं बिक रहा होगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनोपोली मार्केट इज रेलवेज। आप सभी को पता है कि रेलवेज किसके कंट्रोल में है? इट इज अंडर द गवर्नमेंट। उसको अगर आप चाहो लेना कि मैं अपनी ही एक मतलब रेलवे की लाइन स्टार्ट करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको मैं उसको प्रोड्यूस कर पाऊँ, नहीं होगा ना, क्योंकि वो टोटली गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट सेक्टर उसको चीज को अंडर कंट्रोल में ले रही है, इसको ना कि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और ना ही हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज अ मोनोपोली इन दिस मार्केट, आप कह सकते हो इन दिस सेक्टर। कौन से सेक्टर में? रेलवे में पूरी तरीके से मोनोपोली है। अब कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मोनोपोली मार्केट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या? देयर इज अ वन सेलर एंड द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाला एक। रेलवे को बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में, उस चीज को गवर्नमेंट इसको टेक केयर कर रही है, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले बहुत सारे बायर्स है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, दैट मींस जो वो फर्म है, जो मोनोपोली फर्म है, उसके पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कि उसको और कोई भी नहीं बेच सकता, और कोई फर्म सोच भी नहीं सकती कि हम इस सेक्टर के अंदर एंट्री कर सके। तो देयर इज अ प्योरली रेस्ट्रिक्शन ओवर दीज टाइप ऑफ मार्केट, आप कह सकते हो। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मार्केट में। आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे से अगर मैं बल्क में सामान भिजवाना चाहूँ तो हम सभी रेलवे को प्रेफर करते हैं ना। तो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन दिस मार्केट। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, मोनोपोलिस्ट जो होता है, जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, उसके ऊपर फुल कंट्रोल है कि वो कितना ज्यादा उस प्रोडक्ट का प्राइस रख सकता है। वो वेरिएशन करेगा तो सारा का सारा कंट्रोल मोनोपोली के ऊपर होगा। मोनोपोलिस्ट अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स कर सकता है। तो हियर मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, वो ही प्राइस डिसाइड करता है। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाऊंगी, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोपोली मार्केट। नाउ अब डिमांड कर्व कैसा रहता है इस तरीके के मार्केट में? देखिए, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस का मतलब ये नहीं रहता है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मोनोपोली चाहे उस रेट पे वो मार्केट में अपनी कमोडिटी को सेल कर सकता है।
एक बार मार्केट में मोनोपोली ने अपने प्राइसेस फिक्स कर दिए तो क्वांटिटी जितनी उस चीज के रिगार्डिंग डिमांड की जाएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, बायर्स ही तो डिपेंड करेंगे हम उसको कितना कंज्यूम करें। तो एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि मोनोपोली को जब अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो वो क्या करती है, प्राइस को धीरे धीरे लोअर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि बायर्स तभी उस चीज को खरीदेंगे जब प्राइस थोड़े से लोअर होंगे, राइट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोली फॉर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप देख रहे हो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ हमारा स्लोप कर रहा है डिमांड कर्व। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का आता है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हो कि मैं अगर ये पेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ और ये पेन कहीं पर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी मेरे पास ही है, तो मैं इसको बेचूं अलग अलग कस्टमर को, सेम पेन बेचूं अलग अलग प्राइसेस पे। इट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। It is the practice of charging different prices from different consumers for the same products, for the same goods. Same product के लिए different prices charge करना different consumers से। और ये काम कौन करता है बखूबी? किसको करना आता है? मोनोपोलिस्ट ये काम करता है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। आखिर बायर को अगर खरीदना है तो वो मेरे पास ही आएगा, तो मैं उससे कम और ज्यादा चार्ज कर सकती हूँ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के अंदर देखा जाता है। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन जो है एक्चुअल में मोनोपोली करती है। मोनोपोली मार्केट में मोनोपोलिस्ट जो होता है वो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है। अब मैं आपको तीनों डिस्क्रिमिनेशन पहले समझा देती हूँ। फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? It is based on the seller's ability to determine how much each and every consumer is willing to pay for a good. ये क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये मेरी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मैं अपने कस्टमर जो मेरे पास आ रहा है वो जितना भी उस चीज के लिए विलिंग है देने के लिए, मैं उस पे सेटल आउट कर दूं। प्राइस डिस्क्रिमिनेट इस पॉइंट पे हो रहा है। लाइक आप सोचो रोड साइड सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, भाई रोड साइड सेलर्स पे मैं जाऊंगी वही सामान 100 रुपए में खरीद के ला सकती हूँ, मे बी आप जाओ तो वही चीज 80 रुपए में खरीद के ला सकते हो, और मे बी थर्ड पर्सन जाए वो चीज 50 रुपए में खरीद लाए। तो अब इस चीज से आप क्या समझ रहे हो कि कस्टमर की एबिलिटी है कि वो कितना देने के लिए विलिंग है, मतलब कस्टमर की परचेजिंग पावर, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, उस हिसाब से प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑफ द सेम प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज द फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, कि कस्टमर के अकॉर्डिंग आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि ठीक है अगर आप 100 रुपए देने के लिए विलिंग हो, आप देख रहे हो सामने वाली पार्टी 100 रुपए देने को तैयार है, तो आप उससे 100 में बेच दोगे वो प्रोडक्ट। अगर सामने वाली पार्टी आपको और बार्गेनिंग करने में और वो 70 तक ले आती है वो प्राइस, तो आप उसे 70 में सोल्ड कर दोगे। तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर इज विलिंग टू पे, हाउ मच दे आर विलिंग टू पे। सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितने ज्यादा वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। लाइक आप अगर किसी मतलब आप सेलर के पास जाते हो, वो आपको एक चीज 100 रुपए में देता है, ठीक है, और कोई सेम बायर आता है वो सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए, लेकिन वो कहता है मैं एक नहीं खरीदूंगा मैं 100 खरीदूंगा। अब बताओ आप कितने में दोगे? तो आप उसको क्या देते हो भाई? डिस्काउंट्स देते हो। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करी है। तो यहाँ पे भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे आप एक इंसान को वही चीज 100 रुपए में दे रहे हो, और वो सामने वाला पार्टी एक और आती है, वो कहती है कि मैं ये एक नहीं 100 लूंगा, तो आप बताओ एक कितने का लगाओगे? तो आप कहते हो चलो इस केस में मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो वही चीज एक आपको क्या मिलती है? 80 रुपए की मिल जाती है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। तो सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन किस पे बेस्ड होती है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कि हम कितनी यूनिट्स को सोल्ड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में हम कस्टमर कितना देने के लिए विलिंग है,
सेकंड डिग्री में वो कितना हमसे यूनिट्स परचेज कर रहा है, और थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इट एग्जिस्ट वेयर द फर्म इज एबल टू segment its customer into two or more separate segments. separate segments में मैं उस चीज को कस्टमर को कर सकती हूँ, बांट सकती हूँ. लाइक आप देखते हो रेलवेज में क्या होता है, रेलवे में एसी टिकट्स होते हैं, आप मतलब अलग अलग होते हैं ना, फर्स्ट डिग्री सेकंड थर्ड, एसी के अलग चार्ज होंगे, नॉर्मल वाले के अलग चार्ज होते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर को सेगमेंट कर रहे हैं. तो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में मोनोपोली में होता है. यहाँ पे क्या होता है, हम कस्टमर को सेगमेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी वन और मोर कैटेगरीज, टू और मतलब हम वन और मोर कैटेगरीज में हम उनको सेगमेंट करते हैं. तो दिस इज इन एक्चुअल जो कि मोनोपोली में होता है. तो दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि हमें देखने को मिलती है. अब एक चीज आती है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे लास्ट ईयर भरपूर क्वेश्चन आए हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे गए हैं. कंफ्यूज करने के लिए आपको अभी आप देखोगे स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, बट ये 4 ही कंडीशंस है. आपको इन्हीं 4 कंडीशंस को पढ़ के जाना है और इन्हीं 4 कंडीशन से क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो पहला पॉइंट क्या है कि डिफरेंट मार्केट्स मस्ट बी सेपरेबल फॉर अ सेलर टू बी एबल टू प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस. मतलब जो मार्केट है वो हम सेपरेट कर सके जिससे कि हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सके. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रेलवे में ही 3 ब्लॉक्स बने होते हैं, एसी के चार्ज अलग होंगे, नॉर्मल के अलग होंगे, वुमेन कोटा के अलग होंगे और जो जनरल सीट होती है उनके अलग होंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट को सेपरेट कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे सेलर के लिए इजी हो जाता है, जिस वजह से वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द कमोडिटी हम कह सकते हैं लाइक द डॉक्टर सर्विसेज. तो इन बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल तो आप रेलवेज को लेके चलो, और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए कि 3 ब्लॉक बने होते हैं. आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि वुमेन कोटा के लिए अलग चार्ज होगा या एसी वालों के लिए अलग चार्ज होगा. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. डिफरेंट मार्केट मस्ट बी सेपरेबल, हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं सेगमेंट्स में. ठीक है. सेकंड इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट. मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि भाई अगर मैंने प्राइस ज्यादा बढ़ा दी तो कितना इलास्टिक है उसकी डिमांड के लिए. लाइक मैंने अगर नॉर्मल सीट्स के, जनरल कोटा के हमने प्राइसेस बहुत हाई कर दिए तो उसकी क्या होगी, डिमांड एकदम से गिर जाएगी. अगर मैं एसी के जितने ही ले आऊं तो लगभग एसी पे स्विच हो जाएंगे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट मार्केट्स के लिए. देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन दी मार्केट. मतलब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होना चाहिए, परफेक्ट नहीं होना चाहिए. फर्म के पास मोनोपोली पावर होना चाहिए. दैट मीन्स कि फर्म के पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो लोगों के पास नहीं है और लोग उसे नहीं बेच रहे हैं. तो देयर शुड हैव एनी सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर विद दी सेलर. कुछ मेरे पास कुछ पावर होगी ना, मैं ये पेन आप मुझसे क्यों खरीदोगे. अगर ये वाला पेन मार्केट में और भी बिक रहे होंगे तो मैं इसे महंगा बेचूंगी तो आप मेरे पास आओगे ही नहीं ना. अगर इस पेन में कुछ ऐसी खासियत है जो कहीं और आपको नहीं मिल पा रही है तभी तो आप आओगे कि ठीक है मुझे यही वाला पेन चाहिए. अब मैं इस पेन से, इस पेन के आपसे कितने भी चार्ज करूं आप देने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि इट हैज सम टेक्निक, सम मतलब आप कह सकते हो यूनिक पॉइंट्स. ठीक है. तो द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर. इस ऐसा चीज बनाओ आप कि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में ना हो. You should have some monopoly power with you. Profit maximizing output is much larger than the quantity demanded in a single market. जो profit maximizing होता है output का वो बहुत ज्यादा होता है as compared to the single market. So these are the 4 main conditions जो आपको पढ़ के जानी है पेपर के point of view से. ठीक है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मोनोपोली पावर को मेजर करने के लिए एक एपी लर्नर जी थे, उन्होंने क्या करा था, एक इंडेक्स निकाला था. ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है. मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी पढ़ के जाइए. मे बी अब की बार इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपके इजी हो जाएगा इसको मतलब ऑप्शन को करेक्ट टिक करना. तो एपी लर्नर जो थे हमारे रशियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक इंडेक्स निकाला था लर्नर इंडेक्स के नाम से, जो हमें क्या हेल्प करता था, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता था कि उस फर्म की कितनी मोनोपोली पावर है, मतलब उसके पास कितनी पावर है कि वो
अपने प्राइसेस को हाई रख सकता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला जो आइडेंटिफाई करता था, इसको हम कैसे, क्या फॉर्मूला था, मोनोपोली पार, कितनी उसकी डिग्री है, कितनी उसके पास पार है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था इन्होंने। और वो फॉर्मूला क्या है, P माइनस MC अपॉन P। अब P मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइस, और MC का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में MC का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल यूनिट की कॉस्ट जो होती है उसी को तो मार्जिनल कॉस्ट बोलते हो। तो प्राइस माइनस MC अपॉन P, दिस इज द फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 to 1 के बीच में ही आती है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्म के पास उतनी ज्यादा पार है कि वो अपने प्राइसेस को हाई सेट कर सकता है, और जितनी ज्यादा वैल्यू उसकी उतनी पार, ग्रेटर मोनोपोली पार, कि वो अपने प्राइसेस को मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर अबव चार्ज कर सकता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेजर, आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लर्नर इंडेक्स आता है तो ये आप इजिली गेस करके आना कि ये मोनोपोली पार को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब एक चीज और फाइंड आउट करते हैं हम, कंसंट्रेशन रेशियो, जिससे कि हमें और पता चलता है कि मोनोपोली पार कितनी है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज शेयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ लार्ज फर्म्स इन द टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब पूरी इंडस्ट्री में उस फर्म का कितना शेयर है, पूरे जो जितनी भी फर्म्स हैं बड़ी इंडस्ट्री में, आपको पता होगा एक बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर छोटी छोटी फर्म्स एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर इसी पर्टिकुलर फर्म का कितना शेयर है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। उससे जो निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन रेशियो। उसी चीज से हमें पता भी चलता है कि उस फर्म की कितनी पार है, मोनोपोली पार है, और कितना वो अपने प्राइसेस को हाई सेट कर सकता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका डिमांड कर्व कैसा रहता है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड द कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड द टू रेशियोज जो मैंने आपको पढ़ाया, एक कंसंट्रेशन रेशियो, एक लर्नर इंडेक्स। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को अप्लाई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू करते हैं, हमारा जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन, द एसेंशियल कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस टू सक्सीड इन डिफरेंट मार्केट। कंडीशंस गेस करनी है भाई, बताओ। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कौन कौन सी कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी कि मार्केट मस्ट बी सेपरेबल, सेपरेट कर सके हम मार्केट्स को, राइट। दूसरी कंडीशन थी कि फर्म के पास मोनोपोली पावर होनी चाहिए, कुछ कंट्रोल होना चाहिए उसका प्राइस के ऊपर। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर होनी चाहिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट मार्केट्स के लिए, मतलब। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज मच लार्जर, हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है। अब आप इन्हीं ऑप्शंस में से देखो, अब ये चार कंडीशंस आपको कहाँ दिख रही है। सबसे पहले तो मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट मस्ट बी सेपरेबल, तो ई तो आने ही आना है भाई, है ना, तो ई तो आने ही आना है, इसलिए दोनों ऑप्शन कट। तो एलिमिनेशन मेथड पे जल्दी जाया करो, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हमारा आंसर जल्दी लेके आता है। तो इसका वाला थर्ड ऑफ फोर्थ में से ही है ये मेरा आंसर, ठीक है, इन दोनों में से ही मेरा आंसर है। अब हम देखते हैं और क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी आने ही आना है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी डिफर होती है, ये भी हमने पढ़ा था। अब बी है और सी है, इनमें से देखते हैं क्या है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, नहीं, पहली बात तो मोनोपोली के अंदर एक ही प्रोडक्ट होता है, मतलब जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं होते हैं, राइट। फर्म के पास कोई सम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसका बी आंसर सही है, क्योंकि फर्म शुड हैव सम मोनोपोली पावर, फर्म के पास मोनोपोली पावर होनी चाहिए जिससे कि वो प्राइस डिफर सेट कर सके, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अगर सिंगल होगा, अगर वो ही एक ऐसा बंदा होगा जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा प्राइसेस को डिफर सेट करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, मेरा आंसर नंबर 3। तो ये मेरा पेपर में, लेटेस्ट पेपर में मैनेजमेंट का आ चुका है। अब आप देखो कॉमर्स की भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट शिफ्ट्स की क्वेश्चन। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क से करना है। इसी साल का पेपर है जो अभी हमारा लेटेस्ट हुआ था, ये आपको होमवर्क रहेगा। अब आप बताना है इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैं होमवर्क में रखूंगी, सेम चीज है।
तो इसमें मेरे को कराने की नीड नहीं है। मैंने आपको 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट वाली बता दी है, कौन सी 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको करा देती हूँ कि आप पढ़ लेते हैं। अ मोनोपोली इज एबल टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स देन अ परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म। मोनोपोली के पास ज्यादा एडवांटेज होता है कि वो प्रॉफिट्स कमा सके। क्यों? मतलब एज कंपैरिजन टू परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म, उसके पास ज्यादा पार क्यों होती है? ये आप करोगे या मैं कराऊं? एक बार आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगी। बहुत सिंपल है, आज ही की स्लाइड्स में इसका आंसर है फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी मैं होमवर्क में डालूंगी। ये कहाँ से है, इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है? चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने पढ़ाई है ना, उसमें से इसका आंसर, ये आपका होमवर्क ही रहेगा। ये वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको। मोनोपोलिस्ट चार्ज हाई प्राइसेस ऑपरेट्स ऑन। मोनोपोलिस्ट ज्यादा हाई प्राइसेस क्यों चार्ज करता है, क्यों चार्ज कर पाता है एक्चुअल में? क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पेन के प्राइस हाई भी सेट कर दूं और इस पेन को, अगर मेरे पास ही ऐसी टेक्निक है कि मैं इस पेन को हाई टेक्नोलॉजी से डेवलप कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो कस्टमर मेरे पास ही आएगा। अब चाहे मैं कितना भी ज्यादा इस चीज के प्राइस बढ़ा लूं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास मेरे ही ये पेन है, मैं ही इसे बना पा रही हूँ, कोई और नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी कैसी है, इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस चेंज होने पे डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स व्हाई मोनोपोलिस्ट चार्ज हाई प्राइसेस। तो इसका आंसर कहाँ है? बी में है, द इनइलास्टिक पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे मेरे प्राइस, कुछ कस्टमर्स तो ऐसे है ना कि वो इसी पेन को कंज्यूम करना चाहेंगे क्योंकि बेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है और कोई इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। दैट्स व्हाई द मोनोपोलिस्ट चार्ज हाई प्राइसेस, क्योंकि उसकी इनइलास्टिसिटी की वजह। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी इज द करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज मोनोपोलिस्ट। ये 2018 का आया हुआ है। मोनोपोलिस्ट सिचुएशन इन द मार्केट इज नॉट डिजायरेबल मेनली बिकॉज द मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली की सिचुएशन ज्यादा डिजायरेबल नहीं मानी जाती है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्यों, किस वजह से? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। पहले सारे ऑप्शंस रीड करते हैं, देन हम देखेंगे क्या है। Seeks to earn net revenue on the sale of all goods including those involving no cost of production। मतलब ऐसा भी होता है कि वो जहाँ पे कोई प्रोडक्शन की कॉस्ट ही नहीं लगी है, उससे भी नेट रेवेन्यू कमा ले। पहली बात तो हर चीज पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये तो नहीं मानूंगी मैं। इज एबल टू अर्न नेट प्रॉफिट इन ऑल टाइम पीरियड। क्या हर वक्त वो रेवेन्यू ही अर्न करते हैं मोनोपोलिस्ट? ऐसा भी नहीं है। कभी कभी मोनोपोलिस्ट को लॉस भी सफर करना पड़ जाता है जब उसकी एवरेज रेवेन्यू जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट के लेस देन हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, लॉस ही तो होगा उसे। तो ये भी गलत हो गया। इज एबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर्स। क्योंकि वो डिफरेंट प्राइसेस सेट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर से। ये भी थोड़ा सुटेबल है, बट द मोस्ट सुटेबल इज द लास्ट वन। देखते हैं क्यों। will produce below its economic capacity level when it exhibits satisfaction with the normal profit only। इसका मतलब क्या है कि मोनोपोलिस्ट हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से कम प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, उस केस में वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल के भी। तो इस वजह से मोनोपोली सिचुएशन डिजायरेबल नहीं मानी जाती। डी ऑप्शन भी ठीक है, बट ज्यादा मोस्ट सुटेबल कौन सा है? डी ऑप्शन है, जो कि करेक्ट है। तो ये सारे आज के मेरे क्वेश्चन है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन, जो हमारा ओलिगोपोली के मॉडल्स होने वाले हैं, डिफरेंट जो भी हमारे पेपर में आते हैं। स्टैकरबर्ग मॉडल, कॉर्नॉट मॉडल, और हमारे बहुत सारे मॉडल है, किंग डिमांड मॉडल है। तो सारी मॉडल्स को मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही बढ़ते रहिएगा। अब हमारे एग्जाम बहुत पास आ गए हैं और जेआरएफ तो हमें अब केवल लेकर ही आना है। तो सी यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।